जांच करने वाली डॉक्टरनी ने इतना ही कहा था कि उसे कोई पोशीदा मर्ज नहीं है, पर तपेदिक के आसार जरूर हैं। उसने एक पर्चा भी लिख दिया था। खाने की कुछ चीजें भी बताई थी। कमेटी पहले ही पेशे पर रोक लगा चुकी थी। सब परेशान थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। डॉक्टरी जांच में बहुतों का पेशा और पहले ही ठप हो चुका था। इब्राहिम ठेकेदार ने जो चुनी थी वे सब पास हो गई थी। उनके नखरे भी बहुत बढ़ गए थे। वे बड़े गुरूर से अपने खानदानों की चर्चा करती थी। इब्राहिम ने चुस्त दुरुस्त लड़कियों को छांट लिया था। धीरे धीरे वह शहर के अच्छे हिस्सों में जा बसी थी। इब्राहिम उनकी देखभाल करता था और जिस ठेके से जितनी ले गया था उनका पैसा महीने के महीने चुका कर जाता। एक बार जब जुगनू ज्यादा परेशान थी तो उसने भी इब्राहिम से कहा था कि किसी ठौर ठिकाने पर बिठा दो, पर इब्राहिम ने दो टूक जवाब दे दिया था। शादी तो है नहीं कि किसी की आंख में धूल झोंक कर गले मर दूं। जो आएगा वह तो बोटी बोटी देखेगा ना। और वह कतराकर चला गया था। उस दिन उसके दिल पर पहली चोट लगी थी। अब वह इस लायक भी नहीं रही। दूसरी चोट तब लगी थी जब साथ के बारजे से शहनाज ने हाथ मटकाते हुए गाली दी थी। अरे अल्लाह, तुझे वह दिन भी दिखाएगा जब ग्राहक तेरी सीढ़ियों पर कदम तक नहीं रखेगा। शहनाज की इस बात पर मोहल्ले में बड़ा बवाल मचा। यह गाली तो बुरे से बुरी को भी नहीं दी जाती। सबके ग्राहक जीते जागते रहे, खुदा मर्दों को रोजी दे, जांगों में जोड़ दे। और उसी दिन पहली बार झिझकता हुआ वह आया था। फत्ते उसे लाया था। उसने हाथ में बड़ा सा थैला था। खाकी पैंट और नीली कमीज पहने था। दाढ़ी बड़ी हुई थी। कानों के रोंों और भुओं पर धूल की हल्की परत थी। कमरे में जाकर जुगनू खाट पर खुद बैठ गई थी तो वह अचकचाया सा खड़ा रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि थैला कहाँ रख दे। तभी जुगनू ने बड़ी आसानी से थैला लेकर सिरहाने रख दिया था। वह चुपचाप खाट पर बैठ गया था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जुगनू ने कहा था, जूते उतार लो। उसने किरमिच के जूते उतारे थे तो बदबू का एक भभका उठा था, कुछ कुछ वैसा ही जैसा कि बहुतों के कपड़े उतारने पर उठा करता था। खास तौर से उस मनहूस किराने के पास से फूटता था जो रात के 11 बजे के बाद ही आया करता था और निपट चुकने के बाद कमर में दर्द की वजह से शीला की तरह लेटा रहता। तब जुगनू ही उसे उठाती थी और वह जांघें खुजलाता हुआ चला जाता था। या फिर कमरजीत होटल वाले की तरह जो बदबू तो देता ही था और उठने से पहले खाट पर बैठा औ करके डकारे भी लेता था। वह भवक उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो बोली, जूते पहन लो। वह जूते पहनकर फिर बैठ गया था। तब उसे बड़ी कौफ्त हुई थी। 1 मिनट वह उसे घूरती रही थी, फिर चिढ़कर बोली, यह घर की बैठक नहीं है, फारिग होके अपना रास्ता नापो। उसने अपमानित महसूस किया और अपने को संभालने के बाद अचकचाकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? जुगनू। कहाँ की हो? तुम अपने काम से काम करो। वह फिर चिढ़ गई थी और तब उसने उसकी तरह ही पूछा था, तुम्हें यह पेशा पसंद है? हाँ, तुम्हें नहीं है? कहते हुए वह लेट गई थी। उसने साड़ी जांघों तक खिसका ली। वह भी लेट गया और उसने ब्लाउज के भीतर हाथ डालने की झिझक कर कोशिश की थी। परेशान न करो तो अच्छा है, वह बोली थी, क्यों खोलते हो? उसके लिए कुछ भी कर सकना मुमकिन नहीं रह गया था। जुगनू के चेहरे पर सस्ते पाउडर की परत थी। गर्दन में पाउडर ककी डोरियों सी बन गई थी। होठों पर खून सूखकर चिपक गया था। कानों के टॉप्स मेंढक की आंखों की तरह उभरे हुए थे। बाल तेल से भीगे थे। तकिया निहायत गंदा था और चादर कुचले हुए चमेली के फूल की तरह मैली थी। संकरी कोठरी में अजीब सी बदबू भरी हुई थी। एक कोने में पानी का घड़ा रखा था और तामचीनी का एक डिब्बा। कोने में ही कुछ चिथड़े भी पड़े थे। वह पड़ा पड़ा इधर उधर देखता रहा। जुगनू के सिरहाने ही छोटी सी अलमारी थी। उसका पत्थर तेल के चिकने चकत्तों से भरा हुआ था। वह टूटा हुआ कंघा, सस्ती नील पॉलिश की शीशी और जूड़े के कुछ पिन उसमें पड़े थे। अलमारी की दीवार पर पेंसिल से कुछ नाम और पते लिखे थे। सिनेमा के गीतों की कुछ किताबें एक कोने में रखी थी। उन्हीं के पास मेरे सांपों की तरह चुटीले पड़ी थी। देखते देखते उसके मन में गिजगिजाहट भरी। आसरे के लिए उसने जुगनू की जांघ पर हाथ रख लिया। जांघ बासी मछली की तरह पुलपुली और खद्दर की तरह खुरदुरी थी। जुगनू के खुले हुए आधे तन से मावे की महक आ रही थी। उसने हाथ हटाया तो जांघों के नीचे चादर पर आ गया। उसे लगा जैसे चादर भीगी हुई है। यही कमाई का वक्त होता है, इतने में तो 4 खुश हो गए होते, जुगनू ने कहा और दोनों बाहों में कसकर उसे भींच लिया।
और जब वह उठकर बैठा तो जुगनू ने मजाक मजाक में उसका थैला खोल लिया था। बहुत रुपया भरकर चलते हो? उसे लगा कि शायद वह मजाक में 1 आध रुपया और हथियाना चाहती है। तब उसने जुगनू को पहली बार गौर से देखा और चुपचाप चला गया था। जब भी जुगनू बाजार से निकलती तो सिर पर पल्ला डालकर, वह इतनी छिचोरी भी नहीं थी कि कोई फप्ती कसता। सब उसे ऐसे देखते थे जैसे उस पर उनका सामान अधिकार हो। वह रास्ता चलते कनखियों से उन लोगों को जरूर देख लेती थी जिन्हें वह अच्छी तरह पहचानती थी और जो उसके मर्दों की तरह उसके पास आते थे। तभी एक दिन वह दिखाई पड़ा था, वही थैले वाला आदमी। एक इमारत की पहली मंजिल के बारजे पर कोहनियां टेके वह बीड़ी पी रहा था। वही कमीज पहने था। इमारत पर लाल झंडा लगा हुआ था जिसकी छाया उसके कंधों पर कांप रही थी। टूटी हुई चप्पल जुड़वाने के लिए वह वहीं रुक गई थी और वह शायद भीतर चला गया था। रात को वह आया था, उसको आंखों में पहचान थी। इस बार वह सकुचा नहीं रहा था। खाट पर बैठे बैठे जुगनू ने उससे पूछा था, तुम क्या काम करते हो? कुछ नहीं, वह बोला, मजदूरों से काम कराता हूँ। हमारा भी कुछ काम करा दिया करो, हम भी मजदूर हैं, जुगनू ने मजाक किया था। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? उसने कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। जुगनू अलसाते हुए बोली, क्या हुआ? कमर बहुत दुख रही है, सारे बदन में हटफूटन है। जुगनू बोली थी, पता नहीं क्या हो गया है, तारा को बुला दूं? बहुत शराफत से पेश आएगी, समझदार औरत है। उसने मना कर दिया। कुछ 1 मिनट बैठकर वह चलने लगा था तो सिर्फ इतना ही बोला था, मैं ऐसे ही चला आया था, और वह चुपचाप अंधेरी सीढ़ियों में उतर गया था। जुगनू खामोशी से आकर खिड़की पर खड़ी हो गई। उसे लगा कि वह किसी और जीने में चढ़ जाएगा। गली में ज्यादा आमदरफ्त नहीं थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर आदमियों के 3-4 गोले खड़े हुए थे। उनमें से फूटकर कभी कभी कोई किसी जीने में चढ़ जाता था। नानबाई की चिमनी में से धुआं निकल रहा था। वह उसे देखती रही थी। वह कहीं नहीं रुका। धीरे धीरे गली पार कर सड़क की तरफ मुड़ गया, उसी सड़क पर जिस पर वह इमारत थी जिसमें वह रहता था। जुगनू को उसका यूं लौट जाना बहुत अच्छा लगा। हल्की सी खुशी हुई थी। कोठरी के पलंग पर आकर वह लेटी रही थी। कोठरी में बहुत सीलन थी और घुटी घुटी सी बदबू। दरवाजा उसने बंद कर लिया था और सिनेमा के गीतों की किताब उठाकर मन ही मन पढ़ती रही थी। तभी किवाड़ों पर दस्तक हुई थी और अम्मा की आवाज आई, जुगनू बेटे, मुँह आप बेहोश तो नहीं हो गई? यहाँ कोई नहीं है अम्मा। तो बारजे पर निकल आ बेटे, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, गली में रौनक भी है। कहते हुए अम्मा ने दरवाज़ा खोल दिया था। तबीयत तो ठीक है? कुछ गड़बड़ है अम्मा। तो 1 गिलास दूध पी ले बेटा, अभी तो वक्त है। कोई आ ही गया तो। और वह उठ आई थी। उसकी गर्दन पर उल्टा हाथ रखते हुए अम्मा ने बुखार देखा और कमर के ऊपर पीठ के मांस की लौटती सलवटें देखकर बोली थी, सेहत का ख्याल छोड़ दिया है तूने। कमर पर कितनी मोटी परतें गिरने लगी है, थोड़ी सी वर्जिश कर लिया कर। कहती हुई वह दूसरी कोठरी की ओर चली गई। दूसरी कोठरी से कुछ तेज तेज आवाजें आ रही थी और अम्मा बड़बड़ाती हुई भीतर चली गई। यह चुड़ैल बिना लड़े लगाम नहीं डालने देती, किसी दिन इस कोठरी में कत्ल होगा। यह रोज की बात थी। बिल्किस को अम्मा यूं ही कोसती रहती। खुद बिल्किस का कहना था कि उसके पास से कोई बिना अपनी कमर पकड़े वापस नहीं जा सकता। बिल्किस को इसमें मजा भी आता था। आदमी को छोड़ते ही वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और उसे हार कर जाते हुए देखकर तालियां चटकाकर बड़ी ऊंची हंसी में हंसती। अरे ओ मरी जुबेदा, जरा देख, रुस्तम जारिया है, बड़ा आया था पहलवान का बच्चा। ये मर्दुआ सोएगा औरत के साथ। एक दिन आदमी बिगड़ गया। क्या बक रही है बे? अरे जा जा भिश्ती की औलाद, ले ये चवन्नी ले जा, चटाक भर मलाई खा लिया। और वह आदमी बहुत अपमानित सा सीढ़ियां उतर गया था। पूरे कोठे में बिल्किस को लेकर दहशत छाई रहती थी। पता नहीं कब झगड़ा हो जाए। और वह हाथ नचा नचा कर बड़े फक्र से हमेशा कहा करती थी, अपन तो ब्रह्मचारी की औरत हैं। जुगनू को देखकर बिल्किस हमेशा ताना देती थी, तू तो किसी घर बैठ जा। पर जुगनू किसी से लड़ी नहीं। वह जानती थी कि बिल्किस बहुत मुंहफट है। अम्मा तक तो नहीं धर गांठती, और अम्मा थी कि सबके तन बदन का ख्याल रखती थी। बदन चुस्त दुरुस्त रखने के लिए वह हमेशा चीखती ही रहती थी, भैंस की तरह फैलती ही जा रही है, साटन का पेटीकोट पहनाकर, आलू खाना बंद कर कलमुही। पेट पर ढलान आते ही वह जुबेदा के लिए भीतर बक्से में से पेटी निकाल लाई थी। दिन में इसे बांधा कर, चाय पीना कम कर, और उसने जीन ही की हर नाप की अंगिया लाकर रख दी थी।
उसे बस एक ही फिक्र रहती थी, मेरा बस चले तो उम्र रोक दो तुम लोगों के लिए। दोपहर में अम्मा बड़े प्यार से कभी किसी के बाल साफ करने बैठ जाती, कभी शाम के लिए साड़ियों पर इस्त्री करती, और बसंत के दिन में तो वह सबके लिए बसंती जोड़ा रंगती थी। पत्ते के लिए रुमाल रंगना भी ना भूलती। ईद, बकरा ईद, होली, दिवाली बड़े हौसले से मनाती, और कभी कभी कमला की याद करके डबडबाई आंखों से कहती, उस जैसी लड़की तो 1000 कोखों में नहीं जन्म पाएगी। खुदा ने क्या खूबसूरती बख्शी थी। हाथ लगाते मैली हो जाती। उसे तो पैसों वालों का ढा खा गया, जहर दे दिया कुत्तों ने। बहुत छटपटाई थी बेचारी। हाय, मैं अस्पताल न ले जा पाई। जुगनू बारजे में आकर बैठ गई थी, आते जातों को देख रही थी। भीड़ धीरे धीरे हल्की हो रही थी। फूल गजरे वाले उठकर जा रहे थे, और उसने देखा रोज की तरह मनन माली ने जाते हुए एक गजरा कलावती की खिड़की में फेंका था, और कलावती ने रोज की तरह मुस्कुराकर गालियां दी थी। बन्ने कलई वाला धुला हुआ तहमत और जालीदार बनियान पहने था, और सीधे शहनाज के कोठे पर चढ़ गया था। शंकर पटवारी के सामने चबूतरे पर नींद पागल चुन्नी वाला अपना बोरा बिछा दिया था, और तामचीनी के मग्गे में चाय पीते हुए बड़बड़ा रहा था, अरे जालिम, उसी दिन हाथ कलम करवा ले जिस दिन गलत सुर निकल जाए। अरे जालिम, यहीं उतर कर आएगी, इसी बोरे में सुहाग रात होगी जालिम। और तभी एक क्षण के लिए गली के मोड़ पर जुगनू को उसी नीली कमीज वाले का शक हुआ। शायद वह फिर लौट कर आया है और चुपके से कहीं चढ़ जाएगा, पर वह उसका भ्रम था। वह नहीं था, कोई और आदमी था। फिर बहुत दिन बाद वह लौटा था, और जुगनू की कोठरी में आते ही घर की तरह खाट पर पसर गया, लेकिन जूते उतारने फिर की हिम्मत उसने नहीं की। तुम अपना नाम तो बता दो। मदनलाल। क्यों? ऐसा ही, यहाँ नहीं थे, जेल में था, गिरफ्तारी ही हो गई। हड़ताल चल रही थी ना, मालिकों ने बंद करवा दिया, बड़ी मुश्किल से रिहाई हुई। इस हड़ताल से कुछ होता भी है? काहे की होती है? बगैर नोटिस छटनी हुई थी, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और भी बहुत से मसले थे। जूते उतार लूं? उतार लो। और किचमिच के जूतों और पसीने से सने हुए पैरों से जो भभक निकलती थी, उससे जुगनू को कोई खास परेशानी नहीं होती। धीरे धीरे जैसे वो उसके चारों ओर समा गई और फिर उसके बदन में भर गई। मदनलाल तो चला गया, पर उसकी वह गंध रह गई। और उन्हीं दिनों जब सब पेशे वालियों को डॉक्टरी जांच के लिए हाजिर होना पड़ा था, और डॉक्टरनी ने इतना ही कहा कि कोई पेशीदा मर्ज नहीं, पर तपेदिक के आसार जरूर हैं। देखते देखते उसकी खांसी बढ़ गई, बुखार रहने लगा। अम्मा अस्पताल ले जाकर दिखा आई, पर रोक थमने में नहीं रहा था। धीरे धीरे वह काम लायक नहीं रह गई। एक दिन खून थूका तो बिल्किस ने आसमान सिर पर उठा लिया। अरे इसे डलवाओ कहीं बाहर, हमें मरना है। तो अम्मा ने उसे डांटा, पर भीतर से वह भी बदल गई थी। तरह तरह से उसने जुगनू को समझाया था कि वह अपनी सेहत की खातिर कहीं और चली जाए, जरूरत के लिए 150 रुपए भी ले जाए, इस तरह लापरवाही ना करें।